नमस्ते। पीयूसी प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का आज की नई कक्षा में फिर से स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काव्य और उसमें मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता कुटिया में राजभवन। तो इस कविता को पूरी तरह से हमने पढ़ा है। हर पैराग्राफ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और जो पैराग्राफ बचा था, एक पैराग्राफ गलती की वजह से एक पद पढ़ाना रह गया था, तो पिछली कक्षा में हमने वो आपको समझाया है। तो आज हम इसका सारांश पढ़ेंगे, सारांश के साथ 1 लाइन आंसर्स देखेंगे और अगले जो 3 मार्क्स के प्रश्न और ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण के जो प्रश्न होंगे वो अगली कक्षा में आपको स्लाइड के रूप में दिखाए जाएंगे। एक तो आप ये स्लाइड जो है वो स्क्रीनशॉट लगाकर रख सकते हैं सेव करके। स्क्रीनशॉट निकालने के बाद आप अपने बुक में इसको लिख सकते हैं। लिखा तो बहुत अच्छा होगा, पार्ट करके लिखना है। आधुनिक काव्य एक पार्ट में और एक पार्ट में मध्ययुगीन काव्य लिखा तो बहुत अच्छा होगा। तो इस अनुसार मैंने क्या किए हैं, कुछ स्लाइड्स बनाए हैं जिसमें पूरी कविता का सारांश यानी क्या, पूरी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है पूरी कविता के वो इस सारांश में मैंने लिए हुए हैं। यहाँ पर आपको जो प्रश्न आता है 4 मार्क्स के लिए, जहाँ पर हमें पद का भावार्थ लिखना होता है। जो कविता आपको पढ़ाई जा रही है या जो पद आपको पढ़ाए जा रहे हैं, मध्ययुगीन हो या आधुनिक काव्य के, और उसमें आपको परीक्षा के लिए 4 मार्क्स के लिए एक पद दिया जाएगा। दोहे अगर है तो दोहा दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना है, उसका भावार्थ, उसमें जो अर्थ दिया गया है कविता का, वो आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। उसको कुल मिलाकर 4 मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर सारांश देने का इतना ही मेरा मतलब अर्थ है कि जहाँ पर हम अगर सारांश ठीक तरह से जान लेंगे तो हमें प्रश्नोत्तर लिखने के लिए भी आसानी होगी और ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण आप अपने आप लिख सकते हैं। इसीलिए ये भावार्थ देने की कोशिश मैंने की है। तो यहाँ पर मैंने जितने स्लाइड्स बनाए हैं वो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और मैं इनको पढ़कर फिर एक बार कविता को आपको सारांश रूप में समझाऊंगी। तो प्रस्तुत पद्य भाग कुटिया में राजभवन कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य साकेत का एक अंश है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ एक महाकाव्य, यानी वो बहुत एक बृहद काव्य है, राम के पूरे जीवन को बताने वाला काव्य। और उस काव्य में ये जो हमने कुटिया में राजभवन नाम की कविता हम पढ़ रहे हैं, वो एक केवल उसका एक अंश, उसका एक हिस्सा है। बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं, बहुत छोटा सा हिस्सा है। और उसमें राम सीता वनवास जब गए थे लक्ष्मण सहित, तब की वहाँ की परिस्थिति और वहाँ किस प्रकार की भी परिस्थिति है, उसमें कैसे सीता अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती है और उनका मन वहाँ पर भा गया है। इसीलिए वो मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया, ऐसे वो कहती है। यहाँ पर आगे देखिए, श्री राम पत्नी सीता भाई लक्ष्मण समेत वनवास के लिए चले गए। पंचवटी प्रदेश में एक कुटी में वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ माता सीता अत्यंत सुख और संतोष का अनुभव कर रही है। राजभवन का सुख वह उस छोटी सी कुटिया में अनुभव करती है। सीता जी के साथ उस कुटी में उनके प्राणेश राम यानी राजा, देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में वन रूपी राज्य को संभाल रहे हैं। यहाँ पर उन्हें अपने राज्य की बिल्कुल भी कमी नज़र नहीं आती। यहाँ पर मेरे पास एक राजभवन भी है और ये पूरा वन, ये जो जंगल है वो सारा हमारा साम्राज्य है
और यहाँ पर इस कुटी में मेरे प्राणेश यानी मेरे पति राम सम्राट है, मैं यहाँ की रानी सम्राज्ञी हूँ। और यहाँ पर हमारे मंत्री पूरे इस वन को संभालने वाले कौन हैं? लक्ष्मण, जो देवर लगते हैं, पति के भाई जो लगते हैं, वो हमारे मंत्री बने हुए हैं। और इस तरह से हम तीनों बहुत ही सुख से, संतोष से, अत्यंत सुख का अनुभव करते हुए यहाँ पर रह रहे हैं। छोटी सी कुटिया भी हमें राजभवन का सुख दे रही है, ऐसा सीता की कल्पना मैथिली शरण गुप्त अपने कविता में करते हैं। आगे सीता जी वन में अपने स्वावलंबन का वर्णन करते हुए कहती है, इस वन में दूसरों पर अवलंबित नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य यहाँ पर और प्रफुल्लित हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरों के हाथों नहीं पलती हूँ, मैं खुद यहाँ पर काम करती हूँ। यहाँ पर मुझे किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से अपने शरीर को अगर कष्ट हो तो किस तरह से हमारा स्वास्थ्य जो है अच्छा बनता है, इसका अनुभव मुझे हुआ है, ऐसा सीता यहाँ पर कहती है। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य सुप्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। यानी यहाँ पर अपने पैरों पर अपने आप खड़े रहना यानी क्या? सब लोग तो चल सकते हैं, सीता भी चल सकती थी, पर क्यों पैरों पर खड़ी बोल रही है वो? कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और यहाँ पर कष्ट क्या होते हैं उसकी पहचान मुझे पहली बार हुई है। यहाँ पर गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हवा चलाने वाला कोई नहीं है। आपने अगर देखा होगा मूवीज़ में वगैरह, तो राजा महाराजाओं के बाजू में हवा करने के लिए, पंखा करने के लिए लोग, सेविकाएं मौजूद हुआ करती थी। पर आज यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, तो मैं ही अपनी साड़ी के आंचल से हवा खुद के शरीर को करती हूँ और मैं स्वावलंबी हूँ और आनंदी हूँ, ऐसा कहती है। इस वन के कोमल पौधे हवा से हिलकर मानो सीता और राम का अपने हाथों से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ की घास पर जो दव बिंदु या हिम बिंदु गिरे हैं, वह मानो प्रकृति ने मोती सीता और राम के स्वागत हेतु बिछाकर रखे हैं। प्रकृति यहाँ पर अपना निज रूप दिखा रही है। सीता कहती है, कौन कहता है मुझे मेरे भाग्य ने फंसाया? मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी गृहस्थी यहाँ वन में ही शुरू हुई है। तो यहाँ पर किसलय कर स्वागत हेतु हिला करते हैं, मृदु मनोभाव सम सुमन खिला करते हैं, डाली डाली में नवफल नित्य मिला करते हैं, तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर आ गया है, देखिए कि कोमल पत्ते पौधे जो है हवा से हिलते डुलते हमारा स्वागत कर रहे हैं, राम, सीता और लक्ष्मण का। और डाली डाली में यहाँ पर फूल और फल दिखाई देते हैं। और अगर हमने पैरों में देखा तो घास के नोक पर जो पानी की बूंदें, जो घास के ऊपर जो दव बिंदु है, वो मोती बिखेरे जैसे हमारा स्वागत कर रहे हैं, ऐसे हमें आभास होता है, ये सीता माता कहती है। और कौन कहता है कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ था भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब गृहस्थ जगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, और वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा, ऐसा सीता कविता में कहती है। और वो पूछती है कि किसने कहा मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं 14 साल के वनवास के लिए निकल आई अपने पति के साथ, पर यहाँ पर तो मेरा सौभाग्य है कि इतने सुंदर प्रकृति में मुझे रहने को मिला है, और यहाँ पर मैं सही रूप में अपनी गृहस्थी जो है जमाई है मैंने। यहाँ पर मेरा सौभाग्य है कि पति के साथ, देवर के साथ मैं अपना जीवन यापन
कर रही हूँ। इतनी सुंदर मेरी कुटिया है और ऐसी कुटिया में मुझे राजभवन सा सुख यहाँ पर मिल रहा है। आगे सीता कहती है, यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ की डालियाँ फल फूलों से लदी हुई हैं। हरे पत्तों से बनी थाली में यहाँ पर वो रोज़ भोजन करती है। यहाँ की मुनि कन्याएं सीता माता की सखियाँ बनी हुई है। कल कल आवाज़ करने वाली नदियों के साथ वह खेलती है। इस तरह से मेरी कुटिया में राजभवन सा सुख मैं अनुभव कर रही हूँ, ऐसा सीता माता कहती है। कि यहाँ की डालियाँ, यहाँ के जो पेड़ों के ब्रांचेस है वो फलों और फूलों से भरी हुई है और हमने खाना खाने के लिए पत्तों की थालियाँ बनाई हुई है और वो भोजन करके मैं तृप्त हो गई हूँ। यहाँ की मुनि कन्याएं, यहाँ की ऋषि मुनियों की जो बेटियाँ हैं वो मेरी सखियाँ, वो मेरी सहेलियाँ हैं और हम सब लोग मिलकर नदियों पर खेलते हैं। नदी की आवाज़ें जो है वही तालियों के स्वरूप में बजती रहती है और ऐसे इस वन में, इस जंगल में मैं राजभवन का सुख भुगत रही हूँ, ऐसा सीता माता इस कविता में कह रही है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको पूरी कविता का अर्थ समझाया है। इसको बार बार पढ़ें, सुने या इसे लिख कर रखेंगे तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होगा। अब हम 1 लाइन आंसर्स देखेंगे। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए 1 अंक के लिए आने वाले प्रश्न। तो ये मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा ओरली बताया था, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखकर आप लिख सकते हैं। सीता जी का मन कहाँ भाया? उत्तर उसी के सामने लिखे हैं मैंने। उत्तर है कुटिया में। सीता जी के प्राणेश कौन थे? श्री राम थे। सीता जी कुटिया को क्या समझती हैं? राजभवन जैसा समझती है। नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं? नित्य नए फल डाली डाली में वन में मिला करते हैं। सीता की गृहस्थी कहाँ जगी? सीता की गृहस्थी इस वन में, जंगल में ही बसी है। वधू बनकर कौन आई है? वधू बनकर सीता माता ही आई है। सीता की सखियाँ कौन हैं? सहेलियाँ कौन हैं? तो मुनि कन्याएं, मुनि बालाएं सीता की सहेलियाँ हैं। तो इस तरह से ये 7 प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पर दिए हैं। अगली क्लास में जो हमें कुल मिलाकर 4 3 मार्क्स के लिए आने वाले दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं उनको हम स्लाइड्स में देखेंगे और उसी के साथ साथ संदर्भ सहित भाव स्पष्टीकरण कैसे लिखा जाता है 4 मार्क्स के लिए जो आता है उसको मैं आपको यहाँ स्लाइड में दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि 4 मार्क्स के लिए आने वाला प्रश्न कैसे लिखा जाना चाहिए, उसमें किस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए, तब जाकर हमें 4 पूरे मार्क्स मिलते हैं। और उसी के साथ साथ 3 मार्क्स के लिए आने वाले लेंदी आंसर्स भी मैं दिखाऊंगी ताकि आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट्स कविता के कैसे लिखने चाहिए एक्सप्लेन करके, और हमें पूरे 3 मार्क्स किन पॉइंट्स को लिखने के बाद आते हैं, है ना। आशा है इस तरीके से समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। आगे कल की क्लास में, अगली क्लास में फिर से इसी कविता के बारे में बातचीत करेंगे। जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी लिखना आवश्यक है और आप प्रश्नोत्तरों को अपने नोट्स में लिखना अवश्य शुरू करें। यानी उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपको कविता याद रहेगी और दूसरी बात है आपकी लिखावट की जो प्रैक्टिस रुक गई है स्कूल के बाद वो प्रैक्टिस जारी रहेगी। नहीं तो अगर आपने लिखा नहीं तो आपका ग्रामर भी गलत हो सकता है, आपकी लिखने की आदत जो है वो बिगड़ सकती है। इसलिए जो आपको समझ में आ रहा है, जिन कविताओं को मैंने पढ़ाया है और जो आपको समझ में आ रहा है उसको देखकर या हम जो स्लाइड्स बनाकर दिखा रहे हैं उनको देखकर नोट्स लिखने की पूरी कोशिश कीजिए और प्रैक्टिस जारी रखिए। धन्यवाद।